नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कैलेंडर के बारे में। कैलेंडर से तो आप भली-भांति परिचित होंगे क्योंकि ये हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा है। रोज हम वार, दिनांक, माह और वर्ष देखने के लिए किसकी सहायता लेते हैं? कैलेंडर की लेते हैं। लेकिन परीक्षाओं के अंदर कैलेंडर से संबंधित किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो उसमें मुख्यतः प्रश्न ये पूछे जाते हैं कि एक तो प्रश्न इस प्रकार से होगा कि उस दिन को ये वार था तो उस दिन के लिए कौन सा वार होगा। मतलब 26 जनवरी 2001 को ये सोमवार था तो 26 जनवरी 2005 को कौन सा वार होगा, या फिर 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार था। जब आपको कुछ दिया हुआ ही नहीं है और आपसे सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि 15 अगस्त 1947 जिस दिन भारत आज़ाद हुआ था उस दिन कौन सा वार था, या फिर और किसी भी प्रकार के प्रश्न जैसे कि उसके 4 दिन पहले ये वार था तो आने वाले 2 दिन बाद कौन सा वार होगा। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उन प्रश्नों को हम कैसे हल करेंगे उनके बारे में हम देख लेते हैं। और वो चीज़ देखने से पहले हम थोड़ी सी एक सामान्य जानकारी देख लेते हैं जो उन प्रश्नों को हल करने में हमारी मदद करेगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कैलेंडर कहते किसे हैं, कि वह माध्यम जिसकी सहायता से हम दिन, सप्ताह, वार, माह या वर्ष में संबंध स्थापित करते हैं, पारस्परिक संबंध दर्शाते हैं, वही क्या कहलाता है? कैलेंडर कहलाता है। कैलेंडर एक माध्यम है जिसके माध्यम से हम इन सभी चीजों के मध्य पारस्परिक संबंध को दर्शाते हैं। हाँ, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि वर्ष 2 प्रकार के होते हैं। एक तो सामान्य वर्ष होता है और एक होता है लीप वर्ष। सामान्य वर्ष में हम देखते हैं कि 365 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 365 दिन। और लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। 366 दिन इसीलिए होते हैं क्योंकि इसमें लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन की होती है। बाकी सभी में फरवरी कितने दिन की होती है? 28 दिन की होती है। लेकिन लीप वर्ष में फरवरी होती है वो कितने दिन की होती है? 29 दिन की होती है। इसलिए एक दिन बढ़ जाता है, इसलिए 366 दिन होते हैं। अब आप कहेंगे कि एक दिन बढ़ता कहाँ से? एक दिन ना बढ़ता कहाँ से है? क्योंकि आप जानते हैं कि विज्ञान में जब हम पढ़ते हैं तो एक वर्ष के अंदर मतलब पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने दिन में पूरा करती है? तो उसमें देखते हैं 365 दिन 6 घंटे और 22 मिनट में। तो वो 6 घंटे जो बच जाते हैं वो 6 घंटे कहाँ जाएंगे? या आप कहते हैं कि 365 दिन में करती है। 65 का मतलब होता है 65 दिन और 6 घंटे। तो वो 6 घंटे कहाँ जाएंगे? तो 6 घंटे वो 4 साल के अंदर है। जैसे पहले साल के 6 घंटे, दूसरे साल के 6 घंटे 12 घंटे, और तीसरे साल के 6 घंटे 18 घंटे, और चौथे साल के 6 घंटे 24 घंटे। 24 घंटे से एक दिन माना जाता है। इसीलिए वो चौथे साल में जाते वो एक दिन फरवरी माह में जोड़ देते हैं। इसीलिए फरवरी माह 29 दिन की होती है और लीप वर्ष के अंदर 366 दिन होते हैं। 366 का मतलब होता है 52 सप्ताह का एक चक्र पूरा होता है और शेष 2 दिन बच जाते हैं। और 365 दिन के अंदर 52 सप्ताह का एक चक्र पूरा होता है और एक दिन शेष बच जाता है। और जो शेष दिन बचते हैं उसे ही विषम दिन कहते हैं, जो हम यहाँ विषम दिन के बारे में देखेंगे। विषम दिन का मतलब होता है 7 दिनों का एक सप्ताह, 7 दिनों से सप्ताह का एक चक्र पूरा होता है और इसके अतिरिक्त बचे दिन विषम दिन कहलाते हैं। किसी भी संख्या के अंदर 7 का भाग देते हैं और जितनी बार पूरा चला जाता है उसके बाद जो शेष दिन बचते हैं वो विषम दिन कहलाते हैं। मतलब 12 दिन का एक समूह लेते हैं तो 12 में 7 का भाग दिया, एक बार गया, 7 एकम 7, और 12 में से 7 गए 5 दिन, शेष 5 दिन बचे, ये विषम दिन कहलाते हैं। उसी प्रकार 27 दिन का एक समूह ले लेते हैं। 27 में 7 का भाग दिया, 3 बार गया, 7 21, और 27 में से 21 गए, पीछे 6 दिन बचते हैं और ये 6 दिन ही विषम दिन कहलाते हैं। तो आपने देखा लीप वर्ष क्या होता है। तो लीप वर्ष के बारे में एक बार देख लेते हैं। क्या होता है कि वह वर्ष जिसमें 4 का पूरा भाग जाता है। किसका? 4 का पूरा भाग जाता है वो क्या कहलाता है? लीप वर्ष कहलाता है। जैसे 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2016, 2020, 2024, इस प्रकार के जितने भी साल है जिसके अंदर 4 का पूरा भाग जाता है क्या कहलाता है? लीप वर्ष कहलाता है। उसी प्रकार शताब्दी क्या होती है? 100 वर्ष का एक समय, शतक कहता है। जैसे 100 का समूह मतलब 100 वर्षों का एक समय, वो क्या कहलाता है? शताब्दी कहलाता है। शताब्दी भी 2 प्रकार की होती है, सामान्य शताब्दी और लीप शताब्दी। सामान्य शताब्दी में तो 100 वर्ष का समय, उसमें भी 100 वर्ष का समय ले रहे हैं कि वह शताब्दी जिसमें 400 का पूरा भाग जाए वह क्या कहलाती है? लीप शताब्दी कहलाती है। जैसे 400, 800, 1200, 1600 और 2000। बाकी सामान्य शताब्दी होती है जिसमें 400 का पूरा भाग जाए वो लीप शताब्दी कहलाती है। लीप वर्ष तो होता है जिसमें 4 का पूरा भाग जाए, और लीप शताब्दी में जिसमें 400 का पूरा भाग जाए। विषम दिनों के बारे में हमने देख लिया। और एक बात और देख लेते हैं कि सामान्य वर्ष में विषम दिन कितने होते हैं? एक होता है। जो आपने देखा 52 सप्ताह का चक्र पूरा होने के बाद एक दिन बचता है वो विषम दिन कहलाता है। तो सामान्य वर्ष में विषम दिन होता है एक।
और लीप वर्ष में विषम दिन कितने होते हैं? 2 होते हैं, क्योंकि जब 366 में 52 का मतलब 7 का भाग देते हैं तो 52 बार तो पूरा जाता है। 52 चक्र पूरे करने के बाद 2 शेष बच जाता है, क्योंकि 52 को जब 7 से गुणा करेंगे 364 आएंगे, 364 कि 66 में से 364 जाएंगे तो पीछे 2 बचते हैं और 2 ही वो विषम दिन कहलाते हैं। अब अगला लेते हैं, 100 वर्ष के समय में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। कितनी होती है? 5, क्योंकि 100 वर्ष के समय में 76 तो सामान्य वर्ष होते हैं और 24 लीप वर्ष होते हैं। 76 सामान्य वर्षों के अंदर विषम दिन कितने होंगे? 76, और 24 लीप वर्ष के अंदर कितने होंगे? 48। दोनों को जोड़ेंगे तो कितने आते हैं? 124। जब 124 में 7 का भाग देते हैं तो कितनी बार जाएगा? 7 एकम 7, 5 54, 7 सत्ते 49, और पीछे कितने बचते हैं? 5, और ये 5 ही विषम दिन कहलाते हैं जो आपने याद लिखे हैं। ठीक है ना? तो ये 5 किस प्रकार से आते हैं ये भी हमने देख लिया। अब सारी बातें देखी, विषम दिन, सामान्य वर्ष, लीप वर्ष और लीप शताब्दी और सामान्य शताब्दी के बारे में। अब ये विषम दिन कहाँ काम आते हैं? ये विषम दिन कहाँ काम आते हैं, इससे संबंधित एक प्रश्न ले लेते हैं। जैसे आपसे कोई प्रश्न पूछ लिया जाए कि 26 जनवरी 2009 को सोमवार था, 26 जनवरी 2000, ये आपसे पूछ लिया गया, 26 जनवरी 2009 को सोमवार था। कौन सा वार था? सोमवार था। अब आपसे पूछ लिया जाए कि 26 जनवरी 2010 को कौन सा वार होगा? कौन सा होगा? 2010 को कौन सा वार होगा? तो क्या होगा, क्योंकि 2009 और 10 दोनों ही सामान्य वर्ष है, लीप वर्ष नहीं है, तब तक आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और यदि यहाँ लीप वर्ष भी होता तो ये देखना था कि इसके बीच के अंदर, समूह के बीच के अंदर फरवरी आती है नहीं आती है, 29 फरवरी या 28 फरवरी, जो हम देखेंगे लीप वर्ष की फरवरी आती है या नहीं। लीप वर्ष की फरवरी नहीं आ रही है तो दोनों में से कोई भी लीप वर्ष होता है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। अब तो ये तो सामान्य है, दोनों ही सामान्य वर्ष है तो ज्यादा सोचना ही नहीं है। विषम दिन कितने होते हैं सामान्य वर्ष में? एक विषम दिन होता है। कितना होता है? एक विषम दिन होता है। तो क्या करेंगे, जब अगला वर्ष पूछा जाए तो उसमें अगला में एक जोड़ देंगे। सोमवार में एक जोड़ेंगे तो अगला वार कौन सा होगा? सोमवार है, इसमें क्या करेंगे? प्लस का 1 करेंगे तो कौन सा वार हो जाएगा? मंगलवार हो जाएगा। ये तो ऐसे प्रश्न तो जब एक बार दिया हुआ होता है, अगला बार समान दिन, अगले साल के लिए समान दिन ज्ञात करना होता है एक ही तारीख को, तो उसमें क्या करेंगे, हम एक जोड़ देते हैं। 26 जनवरी 2009 को सोमवार था तो 26 जनवरी 2010 को कौन सा होगा? मंगलवार। इसी प्रकार 26 जनवरी 2011 को कौन सा वार होगा? एक जोड़ दो, बुधवार। इसी प्रकार 26 जनवरी 2012 को कौन सा वार होगा? अब देखेंगे 2012 में हमने देखा लीप वर्ष होता है। क्या होता है? लीप वर्ष होता है। लेकिन जब आपसे यहाँ अगला, मैं इसी में कंटिन्यू चलता हूँ, 26 जनवरी 2011 को कौन सा वार होगा? प्लस में क्या कर देंगे? 1 कर देंगे, मतलब मंगल से क्या हो जाएगा? बुधवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बुधवार। इसी प्रकार अगला देख लेंगे, 26 जनवरी 2012। अब जब 2012 देखा आपने तो आपने सोचा कि ये लीप वर्ष है। क्या है? लीप वर्ष है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये लीप वर्ष में नहीं माना जाएगा, क्योंकि इसमें जो ये समय आप देख रहे हैं इसके अंदर फरवरी काउंट नहीं हो रही है, 29 तारीख तक काउंट नहीं हो रही है। इसका मतलब अभी विषम दिन कितना जोड़ेंगे इसमें? प्लस 1 ही करेंगे। कितना करेंगे? प्लस 1। अभी ज्यादा कंफ्यूज मत हो ना, अब आपका कंफ्यूजन अगले ही पल में मैं दूर कर लेता हूँ। अब आगे जो दिया 26 जनवरी 2013 को कौन सा वार होगा? अब सोचने वाली बात है कि 26 जनवरी 2012 से 26 जनवरी 2013 के मध्य में जाते हैं तो फरवरी 29 बीच में आती है। फरवरी 29 जो 2012 की है वो बीच में आती है, तब ये लीप वर्ष वाला विषम दिन जुड़ेंगे इसमें। कौन सा? लीप वर्ष, क्योंकि लीप वर्ष में आ रहा है। अब 2012 और 13 के बीच में फरवरी 29 आ गया, इसका मतलब अगली बार जब जोड़ेंगे, अगले बार को ज्ञात करने के लिए, तो इसमें कितने जोड़ेंगे? प्लस 2 करेंगे। मतलब गुरुवार से बाद में शुक्र नहीं लेंगे, कौन सा बार लेंगे? शनिवार होगा। बात समझ में आ गई होगी आपको। इसी प्रकार यदि पिछला बार भी समय मतलब समान तारीख को पिछले वर्ष का भी वार ज्ञात करने का कहा जाए तो 1 घटा देंगे। अगले वर्ष के लिए जोड़ते हैं और पिछले वर्ष के लिए क्या करेंगे? घटा देंगे। तो ये कैलेंडर से संबंधित कुछ सामान्य जानकारी। इसके बाद हम और आगे ट्रिक के माध्यम से भी देखेंगे। यदि कोई भी वार दिया हुआ नहीं हो और सीधे आपसे पूछ लिया जाए कि जिस दिन भारत का संविधान लागू हुआ था उस दिन कौन सा वार था, तो आप भी फटाक से निकाल के बता सकते हैं। या फिर आपकी जन्म तारीख दे दी जाए और कह दिया जाए, आपसे पूछा जाए कि आप
का जन्म इस तारीख को हुआ है और उस तारीख को कौन सा वार था। तो कोई भी तारीख का वार भी हम सीधा ज्ञात कर सकते हैं। वो किस तरीके से ज्ञात करेंगे उसके बारे में देखेंगे। आप एक बार इन सामान्य जानकारी को आप उतार लीजिए, ये बाद में आपके लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होगी। किसी भी चीज़ को, बोर्ड की कुछ भी सामग्री आप उतारना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके उतार सकते हैं, या फिर वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले के भी बाद में आराम से उतार सकते हैं। तो उतार लीजिए, इसके बाद आगे देखते हैं। और अब देखते हैं कैलेंडर से संबंधित प्रश्न कैसे कैसे आते हैं, किस प्रकार के आते हैं, कितने प्रकार के आते हैं। तो सामान्यतः कैलेंडर से संबंधित 3 या 4 प्रकार के प्रश्न आते हैं। उसमें आज सबसे पहले देखते हैं पहला प्रकार, टाइप फर्स्ट में क्या होगा कि आपको सीधी एक कोई दिनांक दे दी जाती है कि जैसे 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार था, को कौन सा दिन था। ऐसे प्रश्न आपको दे दिए जाते हैं। ये तो सीधा देने का तरीका है। बाकी प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर थोड़ा सा प्रश्न को घुमा दिया जाता है कि जिस दिन भारत आज़ाद हुआ उस दिन कौन सा वार था, किस दिन भारत आज़ाद हुआ था, कौन से वार को भारत आज़ाद हुआ था। तो वो तो उससे आपको दिनांक तो पता ही है कि भारत कब आज़ाद हुआ था, 15 अगस्त 1947 को। ऐसा प्रश्न दिया जाए तो आप कैसे हल करेंगे। तो कुछ बातें मैं लिखवा रहा हूँ, आप लिखेंगे। कुछ कोड है और कोड और सूत्र की सहायता से हम ये प्रश्नों को आसानी से हल कर पाएंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं माह का कोड। माह का कोड, माह का कोड के अंदर महीने लिख लेता हूं मैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। इसके नीचे मैं संख्या लिख लेता हूं एक। मैंने कुछ संख्या लिख ली है, 0 3 3 6 1 4 6 2 5 0 3 5। अब आपको याद करने के लिए कहा जाए कि आपको ये इसके साथ याद करना है कि नवंबर का 3 है, सितंबर का 5 है, जुलाई का 6 है, मई का 1 है। दिमाग घूम जाएगा इतने याद करने में, थोड़ा कन्फ्यूजन भी होगा। आप जनवरी वाले में नवंबर का बोल देंगे, नवंबर में फरवरी का बोल देंगे। तो करना क्या है कि इनको एक ग्रुप में बांट देते हैं, एक जोड़े में। इसको अलग जोड़ा बना दिया मैंने, इसको एक अलग जोड़ा बना दिया, क्योंकि रीजनिंग ट्रिक्स का ही खेल है पूरा। ट्रिक्स आपको याद करने का, प्रश्न हल करने के तरीके को आसान करके देती है। अब संख्याओं को एक एक ग्रुप के साथ अलग अलग पूरी साथ में बोलना है। पूरे साथ में का मतलब 4 भागों में बांट दिया है, 033 614 625 और 035। 033 614 625 035 मतलब जनवरी फरवरी मार्च को एक साथ, अप्रैल मई जून को एक साथ, जुलाई अगस्त सितंबर को एक साथ, अक्टूबर नवंबर दिसंबर को एक साथ। आई थिंक सबको याद भी हो गई होगी ये संख्या, क्योंकि अब संख्या 12 की जगह कितने हो गई है, सिर्फ 4 हो गई है। 033 614 625 और 035। अब एक कन्फ्यूजन इसमें और होता है कि चारों संख्या डिजिट तो आपको याद हो गए, लेकिन कौन सी पहले कौन सी बाद में ये भूल जाते हैं। तो ध्यान रखना, छोटी संख्या पहले होती है और बड़ी संख्या हमेशा बाद में होती है। जैसे 033 छोटी है पहले आएगी, 035 बड़ी है बाद में आएगी। उसी प्रकार 614 छोटी है पहले आएगी, 625 बड़ी है बाद में आएगी। इसके बाद एक और कोड लिख लेते हैं, वो है सदी का कोड। कौन सा कोड? सदी का कोड। सदी का मतलब शताब्दी, क्योंकि दिनांक तो आ गई, माह बाद में आ गया, अब सदी उसके बाद आती है सदी। सदी का कोड याद करने के लिए क्या करेंगे, वर्ष के अंदर या दिए गए
वर्ष में 400 का भाग, क्योंकि लीप शताब्दी जब ज्ञात कर रहे थे 400 का भाग देकर शेषफल ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे? शेषफल ज्ञात करेंगे। 400 का भाग देकर शेषफल कैसे? कि जैसे 1947 में 400 का भाग देना है, 4 चौक 16 होता है और पीछे बचता है 347, तो वो 347 शेषफल है। और जो शेषफल ज्ञात होता है उसको उसके अकॉर्डिंग कोड लिखेंगे। दिए गए शेषफल से यदि शेषफल 0 से 99 के बीच आए तो आपको कोड लिखना है 6। क्या लिखना है? 6। और यदि 100 से 199 आए तो कोड लिखना है 4। 6 में से दो कम करते जाएंगे। अब यहाँ पे 200 से 299 आए तो कोड लिखना है 2। इस बार और 2 कम कर दिए। और यदि शेषफल है आपका 300 से 399 आए तो आपका लिखना है 0। कोड क्या लिखेंगे? 0। अब आपने देखा यहाँ 347 आ रहे थे शेषफल, मतलब इसमें 300 से 347, 99 तक 347 बीच में आता है। कोड क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 0। इसके अलावा एक बात और आती है इसमें, वो आती है वर्ष का कोड। क्या आता है? वर्ष का कोड। तो क्या करना है कि जो वर्ष अंतिम में आपको दिया गया है 47, इसमें सदी साथ में नहीं लेनी, 19वीं सदी साथ में नहीं लेनी, सिर्फ दिए गए वर्ष में 4 का भाग देंगे। जितनी बार भाग जाए, जितनी बार भाग जाए वह संख्या क्या होगी? वर्ष का कोड होगी। क्या होगी? वर्ष का कोड। और अब दिन का कोड तो आप विषम संख्या के आधार पर ले सकते हैं। दिन का कोड विषम दिन से। यदि विषम दिन 0 है, क्या 0 है तो कौन सा वार होगा? रविवार होगा। 1 है तो कौन सा वार होगा? सोमवार होगा। 2 है तो कौन सा वार होगा? मंगलवार होगा। और विषम दिन 3 आए तो कौन सा वार होगा? बुधवार होगा। विषम दिन 4 आए तो कौन सा वार होगा? गुरुवार। विषम दिन 5 आए तो कौन सा वार होगा? शुक्रवार। विषम दिन 6 आए तो कौन सा वार होगा? शनिवार। अब आगे 7 मत करना, क्योंकि 7 विषम दिन आते ही नहीं है, क्योंकि 7 में 7 का भाग जाते हैं तो शेषफल 0 बचता है और 0 वापस रविवार पे आ जाएगा। ठीक है ना? तो ये 3-4 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। कोड आसानी से याद होंगे कि माह का कोड 033, 614, 725 और 035। और शेषफल यदि 0 से 99 आए तो 6 कोड लिखना है। 99 मतलब 100 से 199 आए तो 4, 200 से 299 आए तो 2, 300 से 399 आए तो 0। अब एक फॉर्मूला लेंगे, सूत्र लेंगे कि ये शेषफल कैसे ज्ञात करेंगे, जो लास्ट वाला विषम दिन कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसका फॉर्मूला है कि दिनांक जो दी जाती है, दैट का फॉर्मेट होता है इधर डे, मंथ और ईयर का। तो उसमें सबसे पहले क्या चीज आती है? डे आती है, दिन, दिनांक में प्लस करेंगे। बाद में क्या आता है? माह आता है, तो माह का कोड, क्योंकि माह का तो हमने माह का कोड ले लिया, माह का कोड प्लस माह के बाद क्या आती है? सदी आती है, 19वीं सदी, तो सदी का कोड, सदी का कोड प्लस सदी के बाद क्या आता है? वर्ष आता है, तो लिखेंगे वर्ष प्लस वर्ष का कोड, दोनों ही लिखेंगे। इन सबको जोड़ देंगे। क्या करेंगे? इन सबको जोड़ करके 7 का भाग दे देंगे। क्या कर देंगे? 7 का भाग दे देंगे। और जो शेषफल बचता है उस शेषफल को क्या करेंगे? सीधा जो जितना शेषफल बचता है 7 का भाग देने पर वही आपका वार होगा, वही आपका वार होगा। तो अब देख लेते हैं। आपके सामने एक दिनांक तो दे ही रखिए कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, कौन सा वार था। अब स्ट्रिक्ट इस फॉर्मूले से, सूत्र से हम उत्तर निकालेंगे। तो सबसे पहली चीज क्या? दिनांक क्या है? 15 प्लस माह का कोड, माह कौन सा है? अगस्त माह का कोड है 2,
क्या है 2 प्लस सदी का कोड, सदी कौन सी है 1947, और सदी का कोड याद करने की क्या है 400 का भाग देंगे, जो शेषफल बचता है उसके अकॉर्डिंग। तो 1947 में मतलब 400 का भाग दिया, 400, 800, 1200 और 1600, 4 बार गया तो 1600 है, और क्योंकि 5 बार रहती 2000 आ जाता है, तो ज्यादा तो जाना ही नहीं, 4 बार गया 1600 आए, 1947 में 1600 गए, 347 बचता है शेषफल। कितना 347 कौन सी संख्या के बीच में आता है 300 से 399 के बीच में आता है, तो कोड क्या होगा 0, क्या होगा 0। अब उसके बाद वर्ष, वर्ष कौन सा है 47 प्लस वर्ष का कोड याद करने का है कि 4 का भाग देना है, जो वर्ष है उसके अंदर जितनी बार जाए, तो कितनी बार जाएगा, तो यहाँ साइड में देख के देख लेता हूँ। 47 में 4 का भाग दिया, कितनी बार गया 4 एकम 4, 0 उतारे 7, 4 एकम 4, मतलब कितनी बार गया 11 बार, 11 चौके 44 थे, 11 बार गया, तो यहाँ पे लिख दिया 11। सारी चीजें आ चुकी हैं, दिनांक, माह का कोड, सदी का कोड, वर्ष और वर्ष का कोड, सबको जोड़ देंगे और भाग देंगे 7 का। अब देखेंगे यहाँ से 1 और 7 8, 8 और 2 10, 10 और 5 15, कैरी 1 हो जाएगा। असल जो आप कहते हैं 1 और 1 2, 2 और 4 6, 6 और 1 7, कितने आ गए 75, 75 में 7 का भाग देंगे, 7 एकम 7, यहाँ साइड में देख लेते हैं ताकि आपको और कोई कंफ्यूजन नहीं हो। 75 में क्या भाग देंगे 7 का, 7 एकम 7, पीछे बचता है 5, शेषफल कितना बचा 5 बचेगा, शेषफल 5, शेषफल बचा 5। अब 5 पे कौन सा बार होना चाहिए, शुक्रवार है, 5 पर कौन सा बार है शुक्रवार है, तो उस दिन कौन सा वार होगा शुक्रवार। भारत कौन से वार को आजाद हुआ था, कौन से दिन को आजाद हुआ था, शुक्रवार को आजाद हुआ था। समझ में आया आपको। अब एक प्रश्न, एक उदाहरण और ले लेते हैं ताकि आपको और आसानी से समझ में आ जाए। और उदाहरण लेता हूं मैं, जिस दिन भारत का संविधान लागू हुआ उस दिन कौन सा वार था, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सारे फॉर्मूले में ऐसे लिखने की जरूरत नहीं, ऊपर से नीचे तक ही लिखना शुरू कर दूं। पहले क्या लिखेंगे, दिनांक, दिनांक कितनी है 26, उसके बाद माह का कोड, माह का कोड जनवरी में कौन सा है 0 है, कितना है 0 है। उसके बाद सदी का कोड 1950 है, वापस वो ही आएगा 1600, 350, 350 में कोड क्या आएगा 0। उसके बाद वर्ष कौन सा है, वर्ष 50 है तो लिख दिया 50, और उसके बाद वर्ष का कोड 50 के अंदर भाग देके देख लेते हैं, 4 का भाग दिया 4 एकम 4, पीछे बचा 1, 10, 4 दूनी 8, कितनी बार गया 12 बार गया, वो 12 यहाँ लिख देंगे 12। सारी चीजें आ गई है, दिन आ गया, माह का कोड आ गया, सदी का कोड आ गया, उसके बाद वर्ष आ गया और वर्ष का कोड आ गया, सबको जोड़ देंगे 6 और 2 8, 2 और 5 7 और 1 8। अब जो संख्या आई सीधा 7 का भाग दे देते हैं, 7 एकम 7, पीछे बचा 1 18, 7 दूनी 14, पीछे बचता है 4, 4 का मतलब होता है गुरुवार, 4 का मतलब क्या होता है गुरुवार। इसका मतलब जिस दिन भारत का संविधान लागू हुआ था उस दिन कौन सा वार था, गुरुवार था। अब आपको आसानी से बात समझ में आ गई होगी। यदि नहीं आई है तो एक एग्जांपल और ले लेता हूं, आपका डाउट और क्लियर हो जाएगा। जैसे कोई एक दिनांक मैं यहीं ले लेता हूं नीचे, जैसे मेरी जन्म तारीख ले लेता हूं 15 अगस्त 1991 को कौन सा दिन था, आप अपनी लेके देख सकते हैं। अब तो क्या करेंगे, सब चीजों को एक साथ लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिनांक, उसके बाद अगस्त माह का कोड, अगस्त माह का कोड कितना है 2, उसके बाद सदी का कोड, सदी का कोड तो 0 ही आ रहा है क्योंकि 1991 में 0,
उसके बाद वर्ष 91 और उसके बाद 91 का कोड आप ज्ञात करेंगे। तो 91 के अंदर भाग दे देंगे 4 का, कितनी बार गया 4 दूनी 8, 1 11 4 दूनी 8, कितने आएंगे 22 22, सबको जोड़ लेंगे। 5 और 2 7 और 1 8 और 2 10, 10 का 0 और इसमें कैरी 1 1 हासिल का हो जाएगा, 1 और 1 2 और 9 11 और 2 13, 130 आया। अब 130 के अंदर मैं यहाँ भाग दे देता हूँ, किसका 7 का, 7 एकम 7, पीछे बचा 6 60, 7 8 56 और सैसफल बचता है 4, और 4 सैसफल पर कौन सा वार होता है गुरुवार। तो उस दिन कौन सा वार था गुरुवार। समझ में आई बात आपको, कौन सा वार था गुरुवार था। बहुत आसानी से कोई भी दिन आपको ज्ञात करना हो आप इस ट्रिक्स की मदद से ज्ञात कर सकते हैं। अब आप अपने डेट ऑफ बर्थ का दिन निकाल के देखिए, फिर मोबाइल से कैलेंडर में जाके देखिए या कोई भी दिन लीजिए, आप दिनांक लीजिए और इस मेथड से आप निकालिए और उसके बाद आपका आंसर सही है या नहीं आप मोबाइल में कैलेंडर में जा करके जंप डेट पे जाकर आप उस तारीख का दिन देखना। यदि सही हो जाए इस विधि से तो एक बार कमेंट के अंदर थैंक यू जरूर लिख देना। इसके बाद अगली टाइप देखते हैं, आप पहले इस चीज को उतार लीजिएगा। हाँ तो देखते हैं अगला टाइप, टाइप सेकंड, टाइप सेकंड में प्रश्न कैसा दिया हुआ होगा, इसमें आपको एक दिनांक का वार दिया हुआ होगा और दूसरे दिनांक का दिन या वार आपको ज्ञात करना होगा। जैसे 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था, तो 26 जनवरी 1948 को कौन सा वार होगा, वार या दिन, वो कुछ भी लिखें। अब जैसे ही आप प्रश्न देखते हैं आप सोचते हैं कि हमने सीधी किसी भी दिनांक का वार या दिन निकालने की विधि हम पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं, तो हम उस विधि से भी निकाल सकते हैं इस तारीख से हमें या इस तारीख के वार से हमें क्या मतलब। तो ऐसी गलती मत करना, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पे जो दिन दे रखा हो वो वास्तव में नहीं हो। ये तो शुक्रवार अभी आपने देखा तब आपके दिमाग में आ गया। यदि यहाँ पर शुक्रवार की जगह क्या दे देता, रविवार दे देता, क्या दे देता रविवार। अब रविवार देखते ही आप सोचते कि ये प्रश्न तो गलत है, हमें तो पता है कि भारत आजाद हुआ था उस दिन शुक्रवार था, शुक्रवार को आजाद हुआ, यहाँ पे इसने रविवार दे दिया पेपर सेटर ने, मतलब प्रश्न डिलीट होगा। डिलीट नहीं होगा, क्योंकि ये इस तथ्य के माध्यम से इस तथ्य का उत्तर चाहता है। परीक्षक या पेपर सेटर है वह रीजनिंग से मैं कैलेंडर से संबंधित आपका नॉलेज चेक करना चाहते हैं, आपका सामान्य ज्ञान जीके नहीं चेक करना चाहता। इसीलिए आप इस पर यह नहीं सोचेंगे कि ये दिया हुआ है ये गलत है, आप इसको आधार मान करके इस प्रश्न का उत्तर देंगे। तो आप सीधा उस विधि से आप नहीं जाएंगे जब एक बार दिया हुआ हो। ये तो सिर्फ अकेला ही आपको डेट दी जाए, पूछा जाए तो ही आप उस मेथड का प्रयोग करेंगे। जब कोई एक तथ्य दिया गया है तो उसको आप दिन गिन करके विषम दिनों के अकॉर्डिंग आप ज्ञात करेंगे। तो वो कैसे गिनेंगे, तो वो गिनने से पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन से महीने में कितने दिन होते हैं, कौन से महीने में कितने दिन होते हैं, कि जनवरी में कितने दिन होते हैं, फरवरी में कितने दिन होते हैं, मार्च में कितने दिन होते हैं, अप्रैल में कितने दिन होते हैं, मई में कितने दिन होते हैं, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इसमें कितने कितने दिन होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। कैलेंडर पता है आपको, तो उसमें पता है कि जनवरी माह में कितने दिन होते हैं। यदि आप भूल जाते हैं तो एक ट्रिक्स है, उसके माध्यम से आप याद रख सकते हैं। जैसे आपका हाथ है तो इसमें कुछ भाग उभरा हुआ है और कुछ भाग गहरा खड्डा है, फिर वापस उभरा हुआ है, खड्डा है, उभरा हुआ है और ये खड्डा है। तो आप इसमें देखेंगे तो सबसे पहले से शुरुआत करेंगे, इधर चलेंगे और वापस पहले पर आ जाएंगे।
ठीक है ना। तो ये जो उभरा हुआ भाग है ये 31 का है और जो मतलब गहरा खड्डा है ये 30 का है। तो उभरे हुए भाग सारे 31 के हैं और सारे जो बीच वाले भाग हैं वो 30 के। तो जनवरी से शुरू करेंगे, जनवरी 31 30 31 30 31 30 31 और वापस यहाँ आ जाएंगे 31 30 31। तो यहाँ से जरूर शुरू करेंगे, जनवरी 31, फरवरी 30, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर 31। अब इसमें फरवरी 1 में ध्यान रखना है, बाकी सारी चीजें ऊपरी भाग 31 की और अंदर गहराई वाली भाग है खड्डा है वो 30 का है। फरवरी 28 या 29 की होती है। सामान्य वर्ष की फरवरी होती है वो 28 दिन की होती है और लीप वर्ष की फरवरी होती है वो 29 दिन की होती है। अब उभरा हुआ भाग पहले था 31, फिर 30, फिर 31, फिर 30, फिर 31, फिर 30 और फिर 31 और वापस वो दोबारा 31 पे आ रहे हैं। तो अगस्त भी 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर में 31। ये दिन आपको पता होना चाहिए कि कौन से महीने में कितने दिन होते हैं। इन दिन की सहायता से ही हम इस प्रश्न तक पहुंचेंगे। हाँ, जैसे आपको दिया गया 15 अगस्त 1947 को रविवार था, 26 जनवरी 1948 को कौन सा वार होगा, तो इस दोनों के बीच में कितने दिन होते हैं उस दिन को काउंट कर लेते हैं। तो दिन ना पहले अगस्त माह में कितने दिन बचे, अगस्त में कितने दिन होते हैं 31 होते हैं। 31 में से 15 तो चले गए, पीछे कितने बचे 16 दिन, ठीक है ना। उसी प्रकार सितंबर के कितने होते हैं, सितंबर 30 दिन होते हैं। कितने होते हैं 30। उसके बाद अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31। ये 1947 का पूरा हो गया। और 48 में तो सिर्फ जनवरी के 26 दिन दे रखे। 48 जनवरी 1948 के तो कितने दिन है 26 दिन है। अब सबको जोड़ देंगे, 6 और 1 7, 8 और 6 14 हासिल के 1 यहाँ लिख दिया, 1 और 1 2, 2 और 3 5 और 3 8 और 3 11 और 3 14 और 2 16, 164। अब 164 में भाग किसका दे देंगे 7 का। तो 7 दूनी 14, पीछे बचे 2 माइनस करेंगे तो, और ये हो गए 24, 7 3 21, पीछे कितने बच रहे हैं 3। अब जो 3 बच रहे हैं, जो रविवार था उसमें +3 कर देंगे, तीसरा दिन +3 का मतलब रवि के बाद सोम, मंगल और बुध। तो उस दिन कौन सा वार होगा, बुधवार होगा। कौन सा वार होगा, बुधवार। और एक्चुअल में यहाँ पे यदि शुक्रवार लिखा होता तो शुक्रवार से अगला तीसरा दिन कौन सा वो गिन लेते, शनि रवि और सोमवार होता, ठीक है ना। अगला तीसरा दिन जो शेषफल बचे वही दिन काउंट करना है। 3 दिन बाद मत काउंट कर देना, ध्यान रखना तीसरा दिन ही काउंट करना है, ठीक है ना। ये था, इन सबको जोड़ करके फिर 7 का भाग देना। क्या इससे भी सरल हो सकता था थोड़ा सा, तो देख लेते हैं थोड़ा सा एक तरफ लिख करके। ये 16 लिखे हुए थे, ये 30 लिखे हुए थे, ये 31 थे, ये 30 था, 31 था और 26 था। क्या करना, सीधे 7 का भाग देना प्रत्येक चीजों में, प्रत्येक में 7 का भाग देना। और जो पीछे शेषफल बचे वो यहाँ पे साइड में लिखते जाएंगे। 7 का भाग दिया 14, पीछे कितना बचे 2। 7 का भाग दिया 7 चौक 28, पीछे कितने बचे 2। 7 का भाग दिया 7 चौक 28, पीछे कितने बचे 3। 7 का भाग दिया 7 चौक 28, पीछे कितने बचे 2। और 7 का भाग दिया 7 चौक 28, पीछे कितने बचे 3। और 7 का भाग दिया 7 21, पीछे कितने बचे 5। अब इनको जोड़ दो। इसमें भी जोड़ते वक्त जहाँ 7 आए वहां काट लेना। 2 4 3 7 कट गया, 2 3 5 और 5 10। 10 में 7 का भाग दिया तो मतलब 10 लिख दिया, 10 में 7 का भाग दिया, कितनी बार गया 7 एकम 7, पीछे बचा 3। ये 3 शेषफल बचेंगे, जो 3 या शेषफल। मतलब संख्याओं को वैसे सीधा डायरेक्टली भी आप काट सकते हैं, डायरेक्टली भी काट सकते हैं, जिससे थोड़ा सी तो आपकी मतलब स्पीड है वो फास्ट हो जाएगी। प्रैक्टिस चाहिएगी थोड़ी सी, तो आसानी से लंबी आप बढ़िया प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक आध कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, और कोई उदाहरण बहुत आसानी से है। तो इसके बाद आगे 1 2 और एग्जांपल ले लेते हैं।
उसके बाद अपना जो भी डाउट है वो सब क्लियर हो जाएगा। जैसे कोई और दिनांक ले लेते हैं, 12 अगस्त 1999 को कुछ और भी ले लेता हूँ, सोमवार था। तो अब 17 मार्च 2000 को कौन सा दिन होगा? आपसे पूछा गया 12 अगस्त 1999 को सोमवार था, 17 मार्च 2000 को कौन सा दिन होगा। अब आपको ये हल करना है। सीधी सी बात मैंने बताई, आपको इस तारीख को ये बार था या नहीं था उस पर नहीं जाना है, आपको इसको आधार मानकर इसका जवाब देना है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो अगस्त माह के दिन, अगस्त माह में कितने दिन होते हैं? 31 होते हैं। 31 में से 12 तो ये चले गए, शेष कितने बचे? 19 दिन। कितने? 19। अगला है सितंबर माह। सितंबर में कितने दिन होते हैं? 30। अक्टूबर माह, अक्टूबर में कितने होते हैं? 31। नवंबर में कितने होते हैं? 30। दिसंबर में कितने होते हैं? 31। जनवरी में कितने होते हैं? 31। अब फरवरी आई है। फरवरी ध्यान रखना कि 2000 की फरवरी है, सन 2000 की फरवरी और सन 2000 लीप वर्ष होता है, और लीप वर्ष में फरवरी कितने दिन की होती है? 29 दिन की होती है, इस बात का ध्यान रखना। और इसके बाद है मार्च। इसके बाद है मार्च। मार्च के कितने दिन है? 17 दिन है। मार्च के कितने दिन है? 17 दिन है। बाकी लीप वर्ष भले ही हो, जब तक फरवरी काउंट नहीं हो तब तक आपको 29 दिन या लीप वर्ष से कोई मतलब नहीं है। यदि यहाँ पे मार्च के बाद की बात चलती 2000 की, तो आपको उसमें ज़्यादा सोचना ही नहीं था, ठीक है ना। अब सीधे जो आपके पास दिन आए उनको टोटल कर देंगे। 9, 1, 10, 1, 11, 12 और 9, 21 और 7, 28। 28 के 8, असल के 2, कैरी 2। 2 और 1 3, 3 और 3 6, 3 9 और 3 12, 3 15, 3 18, 2 20 और 1 21। कितने आए? 218। अब सीधा भाग किसका देंगे? 7 का। 7 दिए 21, पीछे बचा मतलब 0 बचा और 8 लाए यहाँ पे, और 8 में भाग दिया 7 का। कितनी बार गया? 1 बार। 7 एकम 7, पीछे कितना बचा? 1। तो जस्ट जो सोमवार था उसमें कितना जोड़ देंगे? अगला दिन कौन सा वार होगा? मंगलवार होगा। कौन सा होगा? मंगलवार। बात समझ में आ गई आपको? इसी प्रकार कोई भी डाट लो, सीधा जोड़ना है तो जोड़ते वक्त ध्यान रखना, एक तो ये घटाते हो और एक वो प्लस जितने आते हैं शेषफल उससे उसका अगला ही दिन होगा। 3 आते हैं तो तीसरा दिन, 5 आते हैं तो 5वां दिन। 5 दिन छोड़ करके मत काउंट करना, ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। कोई एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे आपको कह दिया 17 जुलाई 2012 को शुक्रवार था। कौन सा वार था? शुक्रवार था। तो 18 मार्च 2013 को कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? ये आपसे पूछ लिया गया है। अब आपको करना है क्या? सीधे सीधे जुलाई में दिन कितने होते हैं? 31 की होती है, और इसमें से 17 चले गए, पीछे कितने बचे? 14। अगस्त के कितने दिन बचे? अगस्त 31 का होता है, सितंबर 30 का, अक्टूबर 31 का, नवंबर 30 का, दिसंबर 31 का। कहाँ तक जाना है? मार्च तक। दिसंबर के बाद जनवरी 31 का, फरवरी 2013 की है, लीप वर्ष हो ही नहीं सकता, तो 28 दिन। मार्च के कितने दिन है? 18 तक है, तो यहाँ पे कितने दिन जोड़ेंगे? 18। सबको योग कर ले सबका। 8 और 8 16, 17, 18, 19 और 20 और 4 24। हासिल के 2 और 1 3, 3 6, 3 9, 3 12, 3 15, 3 18, 3 21, 2 23 और 1 24।
24। अब भाग देंगे 7 का, 7 3 21, पीछे बचा 1 और 14, 7 दूनी 14, पीछे क्या बचा 0। 0 मतलब सीधा जोड़ना है इसमें शुक्रवार में 0 जोड़ेंगे तो कौन सा वार आएगा, शुक्रवार ही आएगा। इस बात का ध्यान रखना, 0 आ रहा है इसका मतलब वही वार होगा, कुछ नहीं जोड़ना है, वो सेम का सेम वार होगा। 17 जुलाई 2012 को शुक्रवार है तो 18 मार्च 2013 को कौन सा वार होगा, शुक्रवार होगा। अब ये कैलेंडर से वेरीफाई मत करना, क्योंकि पहली बात तो 17 जुलाई 2012 को शुक्रवार होगा या नहीं होगा ये भी कंफर्म नहीं है, क्योंकि एक सिर्फ आधार मानने के लिए ये ऐसे वार लिए जाते हैं। तो आपको सीधे उस पहले वाले मेथड से भी आपको सीधा आंसर नहीं निकालना है, और यदि निकालने के लिए ट्राई भी करते हो तो पहले इसका निकाल के देख लेना कि ये शुक्रवार आता है या नहीं आता है। तो ये लंबा चौड़ा हो जाए, उससे अच्छा है कि आप सीधे काउंट कर लो। बीच में साल ज़्यादा हो तो कोई बात नहीं, सीधी सी बात होती है। कोई साल में 365 दिन होते हैं, विषम दिन एक ही होता है, और यदि लीप वर्ष वाला होता है तो विषम दिन 2 होते हैं। बीच में 10 साल हो तो सीधा 365 जोड़ने की जरूरत ही नहीं है, सीधा उससे ही अपन जा सकते हैं। इससे अगला कौन से टाइप का क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, एक बार इसको उतार लीजिए। हाँ, अब एक और टाइप है, टाइप 3। तीसरा टाइप का प्रश्न कैसे आता है कैलेंडर में, जो आपको 3 या 4 टाइप के प्रश्न आते हैं वो बता दूंगा, इससे बाहर कैलेंडर में कोई प्रश्न नहीं आएगा, नहीं आता है। इसमें क्या होगा, इसमें सप्ताह के दिनों के आधार पर आपसे प्रश्न पूछा जाता है, सप्ताह के दिनों के आधार पर। सप्ताह के दिनों के आधार पर, दिनों के आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं। दिनों के आधार पर सूचना ऐसे दी हुई होती है, जैसे आज से 2 दिन पहले वो वार था तो आज के 2 दिन बाद कौन सा वार होगा, परसों कौन सा वार होगा, गत परसों ये वार था तो आने वाले परसों कौन सा वार होगा, पिछले कल को ये वार था आने वाले कल को कौन सा वार होगा। ये ऐसी बातें, ऐसी सूचना दी जाती हैं। तो एक कोई प्रश्न ले लेते हैं, जैसे गत परसों रविवार था तो आने वाले परसों कौन सा वार या दिन होगा, कौन सा दिन होगा। प्रश्न क्या कहा गया है कि गत परसों रविवार था, आने वाले परसों कौन सा दिन होगा। आप ज़्यादा सोचेंगे, अंगुलियों पे काउंट करेंगे तो भी जा सकते हैं, लेकिन इसको एक रेखीय क्रम में लिख करके आसानी से आप जवाब दे सकते हैं। एक ऐसा डंडा खींच दें, डंडे में ये लिख दे यहाँ पर आज, क्योंकि आज से संबंधित है परसों, तो इधर बीता हुआ कल है और इधर आने वाला कल है, तो ये कल जो बीता हुआ और ये परसों जो गत परसों, और ये आने वाला। आपका मैं थोड़ा सही से लिख देता हूँ, आने वाला। अब ये आने वाला कल और ये आने वाला परसों। इस प्रकार से आप एक रेखीय क्रम में लिख देंगे एक रेखा पर। तो अब देखेंगे परसों कौन सा वार था, गत परसों। ये क्या होगा, इसमें गत परसों रविवार था, तो गत परसों क्या था, रविवार था। तो गत कल क्या हो गया, सोम। आज क्या हो गया, मंगल। कल क्या हो जाएगा, बुध। और आने वाले परसों क्या हो जाएगा, गुरुवार। बहुत आसान सवालों में माने जाते हैं ये इस प्रकार के। इसमें सिर्फ और सिर्फ ये बात ध्यान रखनी होती है कि आज के 2 दिन बाद और आज के दूसरे दिन, उसमें एक फर्क होता है। 2 दिन बाद का मतलब उस 2 दिन को छोड़ते हुए तीसरा दिन लेना है, और दूसरे दिन में सिर्फ दूसरा दिन ही लिया जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखना होता है, नहीं तो क्योंकि वार सारे के सारे, क्योंकि यदि आपका यहाँ गुरुवार आंसर है तो ये ऑप्शन में भी चारों एक जैसे होंगे, बुध गुरु शुक्र शनि। तो अब आपने एक भी थोड़ा सा मिस किया तो बुध का गुरु आ गया, गुरु का शुक्र आ गया, तो आप सोचेंगे हाँ शुक्र ऑप्शन में है, टिक लगा देंगे, लेकिन वो आपका गलत हो सकता है। तो जैसे 2 वो टाइप में आपको बता दूं कि वो कैसे, जैसे कल से 1 दिन पहले
मंगलवार था, मंगलवार था। आने वाली परसों के 2 दिन बाद कौन सा वार होगा, कौन सा वार होगा, कौन सा दिन होगा या कौन सा वार होगा। अब इसने पूछा क्या है कि कल से 1 दिन पहले मंगलवार था और आने वाली परसों के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा। अब एक सूचना दे दी है कि मतलब कल से, जो बीता हुआ कल है उससे 1 दिन पहले, कल से 1 दिन पहले। तो इसको भी मैं क्या कर लेता हूँ, एक रेखा पर ऐसी रेखा, और इसके मैं बीच में आज कर लेता हूँ, बीच में क्या कर लेता हूँ आज, क्योंकि ये बीता कल, इधर बीता हुआ कल से है संबंध और इससे आने वाला कल से, बीता कल या गत कल और आने वाला कल, ठीक है ना। तो इसमें देखेंगे आज बीते हुए कल से, ये बीता हुआ कल से 1 दिन पहले, या इससे पहले दिन नहीं है, 1 दिन पहले, 1 दिन पहले, मतलब कल है, कल से ये यही मात खा जाते हम कि 1 दिन पहले, कि कल से, यहाँ कल से 1 दिन पहले या कल से पहले दिन होता तो यहाँ पर ये वाला दिन ही होगा, परसों आता, ठीक है ना। लेकिन इससे कल से 1 दिन पहले, मतलब ये छोड़ करके ये वाला है, यहाँ इस बात का ध्यान रखना, ठीक है ना, और कुछ नहीं। यदि ऐसे यहाँ प्रश्न होता कल से पहले दिन, तो कल से पहला दिन परसों होता है, लेकिन कल से 1 दिन पहले मतलब 1 दिन छोड़ते हुए आपको लिखना है। समझ में आई ना बात। तो ये यहाँ पर कौन सा था, मंगलवार था, वो यहाँ लिखेंगे। अब उसके बाद इसने कहा है आने वाली परसों के 2 दिन बाद, मतलब आने वाली परसों कल और यहाँ पर परसों है आने वाली, और उसके 2 दिन बाद, दूसरे दिन नहीं पूछा है, 2 दिन बाद, दूसरा दिन है, इसका मतलब तो ये पहला और ये दूसरा दिन हो जाता है, लेकिन इसने कहा 2 दिन बाद, मतलब 1 और 2 दिन छोड़ते हुए ये तीसरा दिन, ये आपको ज्ञात करना है कि यहाँ पर कौन सा वार होगा। यही बात आप ध्यान रखना सिर्फ, और कोई बात नहीं होगी इसमें, सिर्फ उस 1 दिन पहले और पहले दिन, इसमें इतना फर्क होता है, ठीक है ना। मंगल के बाद ये बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि, सोम, मंगल, और ये वापस कौन सा वार होगा, बुधवार होगा। समझ में आया आपको, कौन सा वार होगा, बुधवार होगा। ऐसे प्रश्नों के अंदर जब आंसर की जारी होती है तो उसमें सभी का आंसर, सभी कोचिंग क्लासों का भी आंसर अलग अलग तरीके से होता है, तभी हम कहते हैं कि वास्तव में जो लास्ट में आंसर की आई बोर्ड की या फिर आरपीएससी की, उसमें आंसर अलग होता है और बाकी कोचिंग क्लासों का अलग होता है। वो इसी कारण होता है कैलेंडर में, और किसी कारण नहीं होता है। तो ये उदाहरण देखिए आपने, और इसमें एक टाइप का और क्वेश्चन है, वो मैं करवा लेता हूँ, पहले आप इसको उतार लीजिए। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा, और कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको आपका जवाब दे दिया जाएगा। हाँ, तो अब चौथे प्रकार का प्रश्न, जो टाइप 4, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों की दी गई जानकारी के आधार पे, 2 या 2 से अधिक कोई व्यक्ति कुछ जानकारी देते हैं, कुछ सूचनाएं देते हैं, उसके आधार पे हमें दिन निकालना होता है। तो जैसे पहला प्रश्न, तो सुरेश को सही से याद है कि उसका जयपुर दौरा 12 जुलाई से पहले लेकिन 8 जुलाई के बाद है, जबकि उसके मित्र भजन को सही से याद है कि सुरेश 10 जुलाई के बाद लेकिन 14 जुलाई से पहले जयपुर जाएगा। तो बताइए सुरेश जयपुर कब जाएगा, सुरेश जयपुर कब जाएगा। तो इसमें आपको क्या सूचना मिली, एक तो सुरेश के अनुसार और एक सुरेश के मित्र भजन के अनुसार, दोनों बातों को आप लिख लेंगे। इसके अनुसार 8 से 12 तक, 8, 9, 10, 11 और 12, और इनके अनुसार सुरेश के मित्र के अनुसार 10 से 14 के बीच में, मतलब 10, 11, 12, 13 और 14। अब आप देखिए ये बात क्या हो रही है, इन्होंने कहा कि 8 जुलाई के बाद जाएगा, मतलब 8 को तो नहीं जाएगा, 12 से पहले जाएगा, मतलब 12 को नहीं जाएगा। दूसरी चीज, इन्होंने सुरेश के मित्र भजन ने बताया कि 10 के बाद, मतलब 10 को नहीं जाएगा, और 14 से पहले, मतलब 14 को नहीं जाएगा, उससे पहले जाएगा। अब इसके अलावा जो चीज दोनों में डेट कॉमन आ रही है वही आपका जवाब है। तो दोनों के बीच में कॉमन क्या आ रही है, 11 तारीख। कौन सी आ रही है, 11 तारीख। तो जयपुर, सुरेश जयपुर कब जाएगा, 11 को, 11
जुलाई को। समझ में आई बात? ये के बाद से पहले वाली बात ध्यान रखना, इसको ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक होता है, जरूरी होता है। उसी प्रकार एक दूसरा प्रश्न है कि दिनेश को याद है कि उसका बर्थडे, उसका जन्मदिन या बर्थडे है वो 3 अक्टूबर से 7 अक्टूबर के बीच में। कब है? 3 से 7 के बीच में। अशोक को इतना याद है कि दिनेश का बर्थडे 5 अक्टूबर या 6 अक्टूबर है। तो दिनेश की मम्मी ने बताया कि दिनेश का बर्थडे आता है वो 3 अक्टूबर से 5 अक्टूबर के बीच में आता है। तो अब बताइए दिनेश का बर्थडे कब है? तो अब डाटा लिख दें। एक तो दिनेश के अनुसार, एक है अशोक के अनुसार, और एक है उनकी मम्मी के अनुसार। मम्मी के अनुसार तो तीनों की चीज इनके हैं 3, 4, 5, 6 और 7, और अशोक के अनुसार 5 या 6, 5 या 6। अब मम्मी के अनुसार 3, 4, 5, या 3 तारीख या 4 तारीख या 5 तारीख। तो अब इसमें तो काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि कॉमन क्या चीज आ रही है? 5 सिर्फ कॉमन आ रहा है और कोई चीज कॉमन नहीं है। इसका मतलब दिनेश का बर्थडे कब है? 5 अक्टूबर को। दिनेश का बर्थडे है वो 5 अक्टूबर को है। बात समझ में आई? चौथे टाइप का प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है, इसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के द्वारा कुछ सूचना दी जाती है और आपको उसका परफेक्ट दिन ज्ञात करना होता है। तो इसमें भी एक बात ध्यान रखनी है, से पहले के बाद, ये बातें आप ध्यान रखना, ठीक है ना। इसके बाद है इसका मतलब वो दिन साथ में नहीं गिना जाएगा, से पहले का मतलब वो नहीं गिना जाएगा। किस परिप्रेक्ष्य में किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न को थोड़ा ध्यान से देखना होता है। तो आज हमने देखा कैलेंडर के बारे में। कैलेंडर से संबंधित परीक्षाओं के कुछ प्रश्न हैं, उसकी मैं PDF बना के डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, या फिर एक अगली और क्लास लेके आऊंगा। जय हिंद, जय भारत।